आखिर हैरी एक कैसा लड़का है? क्या वो स्टेबल लाइफ जीने में बिलीव करता है? क्या वो आगे जाके मिस बेसी के साथ शादी करेगा जैसे कि उसके फादर ने प्लान बनाया हुआ था, या फिर वो बाकी के लड़कों की तरह अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्कवर करने, एक्सप्लोर करने में बिलीव करता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेचर रूम बाय सोनू. I am your mentor Sonu Rathod, and today we will be continuing with these three important points of our part 4 of the chapter Tomorrow written by Joseph Conrad. आज ये हमारा फोर्थ और लास्ट पार्ट रहने वाला है इस चैप्टर का. आज इस पार्ट में हम दी एंड कर देंगे इस चैप्टर को. इस पार्ट के अंदर आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 3 पॉइंट्स के साथ. Our first point that we are going to deal with is Harry, prove your identity. यहाँ पे हैरी मिस बेसी के सामने आता है. वो रिवील करता है अपनी आइडेंटिटी कि मैं ही कैप्टन हैगबर्ड का बेटा हैरी हूँ. लेकिन यहाँ पे मिस बेसी थोड़ा सा लॉजिकल एक्ट करती है और वो हैरी से मांगती है प्रूफ उसकी आइडेंटिटी का. वो उससे कहती है कि अगर तुम वाकई में हैरी हो तो अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करो, तुम ये साबित करो कि तुम हैरी हो. तो यहाँ पे मिस बेसी काफी लॉजिकल, काफी रीजनेबल साउंड करती है. सेकेंड पॉइंट, हाउ इज हैरी एज अ बॉय. यहाँ पे इस पॉइंट में हमको डिटेल में बताया हुआ कि हैरी एक लड़के के तौर पे कैसा है, कैसी थिंकिंग है उसकी लाइफ के बारे में, गर्ल्स के बारे में, अपने फैमिली रिलेशंस के बारे में. वो बताता है कि उसके मदर और फादर के साथ उसका रिलेशन कैसा था, उनके बारे में उसकी थिंकिंग कैसी है. तो यहाँ पे हमें एक इंसाइट मिलेगा, उसका एक कैरेक्टर एनालिसिस देखने को मिलेगा. थर्ड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज ब्रीफ हैप्पीनेस एंड एंडलेस एम्प्टीनेस. यहाँ पे हम देखेंगे कि हैरी के आने की वजह से ऑफ कोर्स कैप्टन हैगबर्ड तो उसको पहचानते नहीं है, तो कैप्टन हैगबर्ड को यहाँ पे किसी भी तरह की हैप्पीनेस, खुशी महसूस नहीं होती. लेकिन बेसी के साथ में वो कुछ ऐसे मोमेंट्स स्पेंड कर जाता है जिसकी वजह से उसको हैप्पीनेस फील होती है. लेकिन वो मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस काफी ब्रीफ होते हैं, काफी शॉर्ट होते हैं. और फाइनली मिस बेसी की लाइफ में वही चीजें वापस लौट करके आ जाती है, जैसे कैप्टन हैगबर्ड का वही पागलपन, उनकी झूठी आशा और उसके फादर का बार बार उस पर चिल्लाना, फिजिकल एंड इमोशनल डिपेंडेंसी. ये सारी चीजें इसकी जिंदगी में लौट के आ जाती है और ये अपनी लाइफ में वापस से उसी खालीपन को महसूस करने लगती है. तो इन्हीं 3 पॉइंट्स के साथ अपन कंटिन्यू करने वाले हैं. सो स्टार्टिंग विद पॉइंट फर्स्ट, हैरी प्रूव योर आइडेंटिटी. यहाँ पे हम इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जब मिस बेसी हैरी से उसकी आइडेंटिटी का प्रूफ मांगने लग जाती है. द स्ट्रेंजर क्लेम्स टू बी हैरी. बेसी शोज अलर्टनेस एंड डाउट as she does not blindly trust the stranger, knowing how important this matter is for Captain Hagrid, who has been waiting for his son for years. यहाँ पे ये जो अजनबी आदमी, ये जो लड़का आता है जो क्लेम करता है कि मैं हैरी हूँ कैप्टन हैगबर्ड का बेटा, यहाँ पर मिस बेसी अलर्टनेस दिखाती है. वो थोड़ी सी एक्टिव, थोड़ी सी लॉजिकल रिएक्ट करती है और अपना डाउट शो करती है कि वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करती इस फैक्ट को कि ये स्ट्रेंजर कैप्टन हैगबर्ड का बेटा हैरी है, क्योंकि वो जानती थी कि कैप्टन हैगबर्ड के लिए ये मैटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब उनके बेटे का अराइवल कैप्टन हैगबर्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो काफी सालों से अपने बेटे के रिटर्न के लिए कोशिश कर रहे थे. तो यहाँ पर अगर कोई फेक इंसान आ जाता है और वो अगर कैप्टन हैगबर्ड का बेटा होने के लिए क्लेम करता है तो काफी फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी कैप्टन हैगबर्ड की. तो यहाँ पे मिस बेसी मेक श्योर करती है कि जो भी इंसान क्लेम कर रहा है कैप्टन हैगबर्ड का बेटा हैरी होने के लिए, तो वो रियली उसका बेटा हो. तो इसीलिए वो हैरी से उसकी आइडेंटिटी का प्रूफ मांगती है. When she asks him to prove his identity, the stranger reacts very confidently and casually, saying, "Can I prove it? Can anyone else prove it?" तो जब मिस बेसी उस लड़के से, उस स्ट्रेंजर से उसकी आइडेंटिटी बताने के लिए कहती है, प्रूफ बताने के लिए कहती है, तो वो लड़का काफी कॉन्फिडेंस के साथ और कैजुअली रिएक्ट करता है, नॉर्मली रिएक्ट करता है और वो उसको कोई सॉलिड प्रूफ नहीं देता. वो सिर्फ इतना कहता है, क्या मैं इस चीज को प्रूव कर सकता हूँ कि मैं कैप्टन हैगबर्ड का बेटा हैरी हूँ? क्या इस दुनिया में कोई और ऐसा है जो ये प्रूव कर सकता है कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ? तो वो इस तरीके से कैजुअली और सेंसलेस बातें करता है, लेकिन कोई भी सॉलिड प्रूफ यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं कर पाता. Instead of giving real proof, he uses clever talks, arguing that outside England no one would recognize him as Harry, so proof is difficult. तो यहाँ पे वो जो स्ट्रेंजर है, जो हैरी बनने का दावा कर रहा है, वो यहाँ पे कोई रियल प्रूफ तो प्रेजेंट नहीं कर पाता है मिस बेसी के सामने, बट वो अपनी चालाकी से भरी हुई बातों का यूज करता है. बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक तरीके से वो बातें करता है. बेसी के साथ में इस फैक्ट को प्रूव करने की कोशिश करता है. वो कहता है कि इंग्लैंड के बाहर ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे हैरी की तरह रेकग्नाइज करे, इसीलिए मैं तुमको प्रूफ तो नहीं दे सकता. इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड के अंदर ऐसे काफी सारे लोग मिल जाएंगे जो मुझे हैरी की तरह जानते हैं. Still he insists, I am more like Harry Hagrid than any man alive, and adds I was the first spit of him as a boy, using resemblance as his main claim. तो यहाँ पर वो इस बात पे इंसिस्ट करता है, इस बात पे जोर देता है कि मैं उतना ही ज्यादा हैरी हैगबर्ड हूँ जितना कि कोई जिंदा इंसान हो सकता है. मतलब इस दुनिया में मुझसे ज्यादा और कोई हैरी हैगबर्ड नहीं हो सकता, मैं ही रियल हैरी हैगबर्ड हूँ.
आगे वो ये फैक्ट ऐड करता है कि मेरा जो पूरा अपीयरेंस है, मेरा जो पूरा लुक है वो कैप्टन हैगबर्ड की तरह है। मतलब मेरा अपीयरेंस, मेरी फिजिकल फीचर्स सारे मेरे फादर कैप्टन हैगबर्ड की तरह है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वो रिजेम्बलेंस का सहारा लेता है अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ देने के लिए। यहाँ पे वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को बताता है अपने फादर के जैसा, और इस बात से वो प्रूव करता है कि वो कैप्टन हैगबर्ड का बेटा हैरी ही है। रिजेम्बलेंस ही उसका मेन पॉइंट होता है ये क्लेम करने का कि फाइनली वो कैप्टन हैगबर्ड का बेटा हैरी है। Bessie observes his appearance, even begins to feel that he does look like his father. तो जब हैरी इस रिजेम्बलेंस का दावा करता है, वो दावा करता है कि मेरा रंग रूप, मेरी कद काठी सारी मेरे फादर कैप्टन हैगबर्ड से मैच खाती है, मिलती हैं। तो यहाँ पे बेसी उसको ऑब्जर्व करती है, उसके अपीयरेंस को ऑब्जर्व करती है, और उसको भी ये चीज फील होने लग जाती है, महसूस होने लग जाती है कि वाकई में ये लड़का अपने फादर कैप्टन हैगबर्ड की तरह ही दिखता है। इन दिस वे ही रिलाइज ऑन फिजिकल सिमिलैरिटी rather than actual evidence to convince her and gain entry into the house. इस तरीके से वो जो स्ट्रेंजर है, जो हैरी होने का दावा करता है, वो अपनी शारीरिक समरूपता, फिजिकल सिमिलैरिटी अपने फादर से होने के कारण इसी फैक्ट को ज्यादा हाईलाइट करता है बजाय किसी रियल प्रूफ के, रियल एविडेंस के। और इस तरीके से वो मिस बेसी को कन्विंस कर लेता है और मिस बेसी का कॉन्फिडेंस गेन कर लेता है और उसके घर में एंट्री भी पा लेता है। Once inside, he begins narrating details about his past to strengthen his claim. एक बार जब वो घर के अंदर आ जाता है तो फिर वो अपने पास्ट की कुछ घटनाओं को, कुछ इंसिडेंट्स को बताना स्टार्ट कर देता है, जिससे बेसी के माइंड में ये फैक्ट बिल्कुल मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए कि हाँ वाकई में ये कैप्टन हैगबर्ड का बेटा है, क्योंकि वो उनसे जुड़ी हुई पास्ट की बातें, पास्ट के इंसिडेंट्स मुझे बता रहा है। He says that before going on sea journey, his father would go about looking very sick for 3 days, revealing his father had not been on sea for a long period. आगे वो मिस बेसी के साथ अपनी लाइफ के पास्ट इंसिडेंट्स को शेयर करते हुए कहता है कि जब भी मेरे फादर किसी सी जर्नी पर जाने वाले होते थे, किसी समुद्री यात्रा पर जाने वाले होते थे, तो उसके कुछ दिन पहले ही उनकी लगभग 2 या 3 दिन के लिए तबीयत खराब हो जाती थी। मतलब उनको सी जर्नीज करना, समुद्र में काम करना ज्यादा पसंद नहीं था। ये इस बात से इस फैक्ट को रिवील करना चाहता है कि उसके फादर ज्यादा लंबे पीरियड तक समुद्र में नहीं रहे हैं। उनकी सी जर्नीज भी बहुत ही छोटे, शॉर्ट पीरियड के लिए होती थी। He mentions Captain Hagbard's trip to South Shields for coal and whaling voyage that he exaggerates as lasting 3 years, but then corrects with not a bit of it, reducing it to about 10 days. वो आगे मेंशन करता है कि कैप्टन हैगबर्ड ने कौन कौन सी सी जर्नीज करी है, कौन कौन से अलग अलग एरियाज पे वो गए हैं, कौन कौन सी जगह पे उन्होंने ट्रिप्स किए हैं। तो वो साउथ शील्ड नाम की जगह का नाम मेंशन करता है जहां पर वो कोयला लेने के लिए जाया करते थे उसके फादर, और दूसरी जगह वो वेलिंग वॉयजेस पर भी जाया करते थे। वो बड़ी बड़ी शिप्स, वो बड़ी बड़ी जहाज जो वेल्स का शिकार करने के लिए जाती है, उन शिप्स पर भी वो यात्रा करने के लिए जाया करते थे। वो पहले मजाक करता है और एग्जैजरेट करता है इस फैक्ट को कि वो लगभग 3 साल तक घर से दूर रहते थे, लेकिन बाद में अपने उस मजाक को ठीक करता है और कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बस 10 दिन से ज्यादा कभी भी सी वॉयजेस पे नहीं गए, समुद्री यात्राओं पर नहीं गए। तो वो इस डिटेल से इस फैक्ट को हाईलाइट करना चाहता है कि हालांकि उसके फादर ने समुद्र में काम किया होगा, सी वॉयजेस पर वो गए होंगे, जहाज पर वो रहे होंगे, लेकिन 8-10 दिन से ज्यादा उनकी वो सी जर्नीज नहीं होती थी। He further adds that the ship, the schemer of the seas, belonged to his mother's uncle, a specific detail that makes his account sound more authentic and real. हैरी आगे डिस्क्राइब करना स्टार्ट करता है कि हमारे पास में एक शिप थी जिसका नाम था द स्कीमर ऑफ द सीज, और ये शिप मेरे मदर के अंकल की थी, मेरे मदर के अंकल से बिलोंग करती थी। इस शिप का मेंशन करके वो मिस बेसी के सामने वो स्पेसिफिक डिटेल्स बताना चाहता है, वो छोटी छोटी बातें डिटेल में बताना चाहता है, ताकि उसकी जो भी बातें हैं, उसका जो भी अकाउंट है वो ज्यादा ऑथेंटिक और रियल लगे, ताकि मिस बेसी को यकीन हो जाए कि हाँ ये रियल में कैप्टन हैगबर्ड का ही बेटा है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की पास्ट लाइफ के बारे में, अपने अतीत के बारे में और पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा है काफी डिटेल में। After this, he moved on to speak about his mother, creating an emotional connection while still keeping light and detached. इस चीज के बाद में वो अपनी मदर के बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है। बेसी से पूछता है कि क्या तुमको पता है मेरी मदर की डेथ कैसे हुई, क्या तुमको कैप्टन हैगबर्ड ने बताया, और इस तरीके से वो एक इमोशनल कनेक्शन शो करना चाहता है बेसी के सामने अपनी मदर के साथ में, जबकि इस कनेक्शन को, इस इमोशनल बॉन्ड को वो ज्यादा क्लोजली नहीं दिखाता है। वो एक डिटैच्ड वे में, वो एक सेपरेटेड, आइसोलेटेड वे में ही इस कनेक्शन को वहां पे रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो अपनी मदर या पेरेंट्स के साथ में कोई भी इमोशनल बॉन्ड या कनेक्शन वो नहीं दिखाता।
वो एक डिटैचमेंट यहाँ पे शो करता है। उसके एक्सप्रेशंस को, उनके एक्शंस को देखकर ये नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से लगाव रखता है, इमोशनली कनेक्टेड है और उनको कहीं ना कहीं मिस करता है, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर फील नहीं होता। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर पॉइंट फर्स्ट। यहाँ पे हमने डिटेल में देखा है कि हैरी जो है उससे मिस बेसी उसकी आइडेंटिटी प्रूव करने का एक प्रूफ मांगती है। हैरी यहाँ पे कोई सॉलिड प्रूफ तो उसके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाता, लेकिन वो क्लेवर टॉक्स का, कॉन्फिडेंसेस का यूज करता है, पास्ट इंसिडेंट्स का यूज करता है ताकि वो अपनी बातों को और ज्यादा रिलायबल, और ज्यादा रियल और ज्यादा ऑथेंटिक प्रेजेंट कर सके बेसी के सामने। लेकिन यहाँ पर वो पास्ट इंसिडेंट्स का, क्लेवर टॉक्स का यूज करता है ताकि उसकी जो बातें हैं और ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा रियल साउंड करे मिस बेसी के सामने। वो अपने पेरेंट्स के बारे में, उस शिप के बारे में, अपनी मदर के बारे में बात करता है ताकि मिस बेसी को इस बात पे विश्वास हो जाए, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, ये कैप्टन हैगबर्ड का बेटा हैरी ही है। Now let's begin with our second point. How is Harry as a boy? इस पॉइंट के अंदर अपन देखेंगे कि हैरी एक लड़के के तौर पे कैसा है, कैसा उसका नेचर है, लाइफ के लिए उसका कैसा अप्रोच है और फैमिली लाइफ या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम के बारे में उसके क्या थिंकिंग है। So let's begin. As the conversation continues, Harry's deeper personality is revealed. अब जैसे जैसे हैरी मिस बेसी के साथ बातें कंटिन्यू करता जाता है, अपनी पास्ट लाइफ, पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में बताता जाता है, तो हैरी की डीपर पर्सनैलिटी यहाँ पे रिवील होने लगती है, शो होने लगती है। He claims that my parents fairly drove me away, blaming them for his leaving home, and describes himself as having been born by mistake, a powerful phrase expressing his complete emotional detachment from family life. यहाँ पे वो इस बात का दावा करता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जिसकी वजह से मुझे घर छोड़ के निकलना पड़ा। यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करता है कि मेरे घर छोड़ने का रीजन मेरे पेरेंट्स ही थे, उन्होंने मुझे फोर्स किया, मेरे ऊपर दबाव डाला, वो सब करने के लिए जो मैं नहीं चाहता था, और वो मेरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते थे, गाइड करना चाहते थे अपने हिसाब से, वो सब मैं नहीं चाहता था, इसीलिए उनकी वजह से मैं वो घर छोड़ के चला गया। और वो अपने आप को इस तरीके से डिस्क्राइब करता है कि मेरा गलती से उस घर के अंदर जन्म हो गया। ये जो लाइन है ये हमारे सामने शो करती है कि वो कम्प्लीटली अपनी फैमिली से डिटैच्ड हो चुका है, डिस्कनेक्टेड हो चुका है और फैमिली लाइफ से या उसके पेरेंट्स से कोई भी तरह का इमोशनल बॉन्ड या कनेक्शन वो फील नहीं करता। He contrasts this with his ideal existence in the open upon a beach on a windy night. वो ये कहता है कि घर पे रहना, एक फैमिली लाइफ स्पेंड करना, पेरेंट्स के ऑर्डर्स मानना, ये सारी चीजें मुझे पसंद नहीं थी। ये सारी चीजें करने के लिए मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स करते थे, मेरे बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, मुझे बाहर जाना अलाउ नहीं करते थे, बेल्ट लेके मुझे पीटते थे। तो ये सारी चीजें इसको कहीं ना कहीं पसंद नहीं है। वो इन्हीं से कॉन्ट्रास्ट करके उन चीजों के बारे में बताता है जिनके अंदर उसको इंटरेस्ट है। वो बातें करता है आइडियल एग्जिस्टेंस के बारे में कि इन सारी चीजों के बजाय तो मुझे इस तरीके से रहना ज्यादा पसंद है जहाँ पे खुला मैदान हो, खुली जगह पे, जहाँ पे स्पेस काफी ज्यादा हो, जैसे बीच हो गए और विंडी नाइट हो जहाँ पर तेज हवाएं चल रही हो। तो उसको अपनी लाइफ में फ्रीडम, एक्साइटमेंट, स्पेस काफी ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हैरी हैगबर्ड शो हो रहा है एक हाई स्पिरिटेड, एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक लड़के के तौर पे, जिसको फ्रीडम काफी ज्यादा पसंद है, जिसको बाउंडेशंस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी पसंद नहीं, और वो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने में, डिस्कवर करने में बिलीव करता है। इट ऑल सिंबलाइजेस फ्रीडम, मूवमेंट, एक्साइटमेंट एंड अ लाइफ विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी ये जो लाइकनेस है बीची प्लेसेस के बारे में, विंडी नाइट्स के बारे में, खुले मैदानों के बारे में, तो ये सारी चीजें सिंबलाइज करती हैं, इस चीज को शो करती है कि उसको फ्रीडम काफी ज्यादा पसंद है, अपनी जिंदगी में एक जगह टिक के रहना उसे पसंद नहीं है, मूवमेंट पसंद है, एक्साइटमेंट पसंद है, और एक ऐसी जिंदगी पसंद है जिसमें उसको रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी ना करनी पड़े। Another key idea he expresses is that one can simply open the door and walk away. यहाँ पर वो सी लाइफ के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है, शिप्स के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है कि आपको शिप से चाहे कितना भी प्यार हो जाए, लेकिन आपको उसके साथ शादी नहीं करनी पड़ती, शिप्स के साथ बने नहीं रहना पड़ता। जैसे कि आप अगर किसी लड़की से शादी कर ले तो आपको उसी के साथ लाइफ टाइम स्पेंड करना पड़ता है और आप बाउंड्रीज के अंदर, बाउंडेशंस के अंदर जकड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है शिप्स में काफी अलग होता है सिस्टम, वहां पर आप दरवाजा खोल के कभी भी बाहर जा सकते हो। हाईलाइटिंग हिज बिलीफ इन फ्रीडम ओवर अटैचमेंट। तो इस बात से हमारे सामने ये फैक्ट हाईलाइट होता है कि वो फ्रीडम में ज्यादा विश्वास करता है बजाय किसी अटैचमेंट के, कनेक्शन के और लॉयल्टी की। वो एक फ्री बर्ड की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। थ्रू दीज लाइंस इट बिकम्स क्लियर दैट ही वैल्यूज इंडिपेंडेंस एंड एडवेंचर फार मोर देन रिलेशनशिप और ड्यूटी। उसके इस डिस्क्रिप्शन से हमारे माइंड में बिल्कुल ये आइडिया क्लियर हो जाता है कि हैरी एक ऐसा लड़का है जो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस को ज्यादा वैल्यू करता है। वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता,
वो अपने दम पे अपनी लाइफ को एक्सप्लोर और नेविगेट करना चाहता है और एडवेंचर में वो बहुत ज्यादा बिलीव करता है। वो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर और डिस्कवर करना चाहता है। वो किसी भी रिलेशनशिप में या ड्यूटी में बिलीव नहीं करता। शॉर्ट में अपन ये कह सकते हैं कि हैरी काफी रेस्टलेस, काफी हाई स्पिरिटेड, काफी एक्साइटेड लड़का है, एंथुजियास्टिक लड़का है, जिसका अपनी लाइफ में रिलेशनशिप, इमोशंस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अटैचमेंट, इन सारी चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो बस एक खुले आसमान में घूमना चाहता है, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता है, डिस्कवर करना चाहता है। इसीलिए वो बहुत ही कम उम्र में अपने घर से भाग गया था। He speaks of his wandering life in places like Sonora and among the gold-seeking wanderers, suggesting in Gambesinos, representing people who roam in search of fortune in the gold country, never settling anywhere. वो अपनी लाइफ के बारे में आगे बताना स्टार्ट करता है मिस बेसी को। वो बताता है कि उसने वेगाबॉन्ड्स की तरह, घुमक्कड़ लोगों की तरह जिंदगी जी है। वो काफी अलग अलग जगहों पे गया है। उसी में से एक जगह का नाम वो मेंशन करता है सोनोरा। और उसने गैम्बेसिनोस की तरह भी अपनी लाइफ स्पेंड करी है। गैम्बेसिनोस वो लोग होते हैं जो सोने की खोज करते रहते हैं, अलग अलग जगहों पे भटकते रहते हैं, कभी भी किसी एक जगह पे सेटल नहीं होते। अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, वहां से आसपास के एरिया की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर उस एरिया में सोने के लिए खुदाई करते हैं, उसको सर्च करते हैं। तो ये कहता है कि मैं उन लोगों के साथ, गैम्बेसिनोस के साथ भी रहा हूँ जो सोने की तलाश करते हुए भटकते रहते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और वो कभी भी अपनी लाइफ में सेटल नहीं होते, किसी एक जगह पे नहीं रुकते हैं। कोई भी ऐसी चीज इस वर्ल्ड में नहीं है जो उनको किसी एक जगह पे होल्ड करके रोक सके। He tells Bessie that no woman can hold a Gambesino for long and admits that he himself feels like one. वो मिस बेसी को बताता है कि इस दुनिया में कोई भी एक ऐसी औरत नहीं है जो गैम्बेसिनोस का अटेंशन होल्ड कर सके, उसको एक जगह पे रोक के रख सके, क्योंकि ये भटकने वाली प्रजाति होती है। ये हमेशा घूमते ही रहते हैं, वेंडर करते रहते हैं सोने की खोज में। तो ऐसी कोई भी औरत नहीं है इस दुनिया में जो किसी गैम्बेसिनो को एक जगह पर काफी समय तक रोक के रख सके। और वो कहता है कि मुझे भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं भी एक गैम्बेसिनो हूँ। मतलब मेरी काफी सारी गर्ल से मुलाकात होती है, लेकिन क्योंकि मैं एक स्टेबल लाइफ जीने में बिलीव नहीं करता, इसीलिए मुझे कोई भी औरत एक जगह पे काफी टाइम तक नहीं रोक सकती। थोड़ा टाइम मैं वहां पर स्पेंड करता हूँ, उसके बाद आगे अगली जगह पे हम मूव ऑन हो जाते हैं। यही गैम्बेसिनोस की लाइफ होती है। और वो कहता है कि मैं भी किसी गैम्बेसिनो से कम नहीं हूँ। At the same time, the scene introduces a contrast through Bessie when a noise from inside interrupts them and he casually asks if the man is her husband, reflecting his familiarity with unlawful trusts. अब यहाँ पे बेसी और हैरी के बीच में कॉन्वर्जेशन चल रही है। वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में और अपनी लाइफ के जो सीक्रेट्स हैं, जो इंसिडेंट्स है, वो उसके साथ शेयर कर रहा है। तभी एक नया सीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है और ऊपर से आवाजें आती है बेसी के फादर की, जो चिल्ला करके बेसी को बुला रहे थे। और ये इंटरप्ट हो जाता है, इनका जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था वो बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे हैरी बड़ी कैजुअली, बड़े नॉर्मली बेसी से पूछता है कि ये जो आदमी ऊपर चिल्ला रहा है तुम्हारे घर में, क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है? यहाँ पर हमें इस फैक्ट का पता चलता है कि हैरी जो है वो ऐसे रिलेशनशिप्स के बारे में अवेयर है जहाँ पे अब्यूज होते हैं, गाली गलौज होते हैं, ज्यादा अच्छा रिलेशन नहीं होता। तो जब वो देखता है कि ऊपर से साउंड आ रहा है और बेसी को काफी हार्शली कोई आवाज लगा रहा है अब्यूज करते हुए, तो वो कहता है कि क्या ये आदमी तुम्हारा हस्बैंड है? और उसकी इस बात से ये पता चलता है कि हैरी जो है वो इस तरीके के रिलेशन से अवेयर था। ऐसे भी रिलेशंस लोगों के बीच में होते हैं जहां पर लोग एक दूसरे को अब्यूज करते हैं, गाली गलौज करते हैं, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बीच में। बेसी calmly replies that it is her father and that she is not married, showing her honesty and simplicity. तो बेसी यहाँ पे सिंपली रिप्लाई करती है कि नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, ये मेरे फादर है जो ऊपर चिल्ला रहे हैं और मुझे आवाज दे रहे हैं, मैं अभी अनमैरिड हूँ। उसकी ये बातों से पता चलता है कि वो कितनी ऑनेस्ट है और कितनी सिंपल है। When he knew that she is unmarried, he started flirting with her. अब क्योंकि हैरी हैगबर्ड का नेचर ही ऐसा है, वो इसी तरीके से कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करता है और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। तो जैसे इसको पता चलता है कि बेसी जो है वो अनमैरिड है, इसका कोई हस्बैंड नहीं है, तो वो यहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। He tells Bessie that he had loved many women and also tells her that I have fallen in love with you already, Miss Bessie, joking it may last only a week. अब जैसे इसको पता चलता है कि इसके कोई हस्बैंड नहीं है, इसके कोई ये मैरिड नहीं है, तो ये इसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये उसको बताता है कि बेसी, क्योंकि मैंने एक वेंडर की तरह अपनी लाइफ स्पेंड की है, एक जगह पर मैं कभी टिका नहीं, आगे से आगे मैं मूव करता रहा, तो मैंने काफी सारी औरतों से प्यार किया है, काफी सारी औरतों से मैं मिला हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरी मीटिंग अब तुम्हारे साथ हुई है तो मुझे तुमसे बिल्कुल प्यार हो गया है। तो साथ में ये मजाक भी करता है कि लेकिन ये हमारा जो रिलेशन अभी बन रहा है ये बस एक वीक तक लास्ट करेगा, मतलब एक ही हफ्ते का रिलेशन है, क्योंकि उसके बाद मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और क्योंकि मैं एक गैम्बेसिनो के जैसा हूँ तो मुझे कोई भी चीज या कोई भी लड़की एक जगह पे रोक नहीं सकती, होल्ड नहीं कर सकती। बेसी इज स्टैंडिंग शाई एंड ओवरवेल्म्ड।
अब बेसी वहां पे खड़ी रहती है, काफी ज्यादा शर्माती है और इमोशन से भर जाती है। अलग अलग तरह के इमोशंस उसके दिमाग में, उसके मन में आने लगते हैं। He steps forward gallantly, praising her and leaving her in a state of nervousness as no one has ever spoken to her like that before. अब हैरी हैगबर्ट जो है वो उसकी तरफ थोड़ी बहादुरी से, कॉन्फिडेंटली उसकी तरफ बढ़ता है, उसको प्रेज करता है, उसकी तारीफ करता है और उसको एक ऐसे स्टेट में, एक ऐसी अवस्था में ले आता है जहां पर वो काफी नर्वस हो जाती है, एट द सेम टाइम काफी एक्साइटेड भी हो जाती है, क्योंकि आज से पहले किसी भी लड़के ने या किसी ने भी बेसी के साथ इस तरीके से बात नहीं करी थी जिस तरीके से हैरी ने बात करी थी। यहाँ पर एक तरीके से हैरी ने बेसी को प्रपोज किया है और ये इनके बीच में काफी स्पेशल मोमेंट बन गया है। तो इसी मोमेंट को बेसी यहाँ पर फील करते हुए काफी नर्वस हो जाती है, काफी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि ऐसा बिहेवियर उसके साथ पहले कभी किसी ने नहीं किया था। When Bessie responds shyly, saying you haven't seen my face yet, it reveals her modesty and politeness. अब जब हैरी मिस बेसी के साथ इतना फ्लर्ट कर रहा है, उसको बोल रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं काफी सारी औरतों से मिला हूँ, उनसे भी मुझे प्यार हुआ, लेकिन क्योंकि इस मोमेंट पे मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे तुमसे भी काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है। तो यहाँ पे मिस बेसी ओवरवेल्म हो जाती है, उसके मन में अलग अलग इमोशंस आते हैं और वो हैरी को रिस्पॉन्ड करती है, वापस से जवाब देती है शर्माते हुए कि लेकिन तुमने मेरा चेहरा तो अभी तक देखा ही नहीं है, ऐसे कैसे तुमको मुझसे प्यार हो गया। और इस सेंटेंस से पता चलता है कि बेसी कितनी मॉडेस्ट है, कितनी पोलाइट है। शी इज बोथ क्यूरियस एंड कॉशियस। यहाँ पे बेसी काफी ज्यादा क्यूरियस भी है कि हैरी जो है वो उसको क्लोजली देखे, ऑब्जर्व करे, और कॉशियस भी है, सावधान भी है एट द सेम टाइम। दिस मोमेंट हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन देम, his bold, wandering, flirtatious personality versus her quiet, reserved and grounded nature. यहाँ पे हैरी के साथ साथ मिस बेसी के नेचर के बारे में भी डिटेल में बताया गया है। इन दोनों का नेचर बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट में है। यहाँ पे हैरी का नेचर दिखाया गया है काफी बोल्ड, बहादुर, काफी करेजियस, एक्साइटेड, एंथुजियास्टिक, वैंडरिंग जो कभी एक जगह पे रुकता नहीं है, और काफी फ्लर्टिशियस उसकी पर्सनैलिटी है, वो अलग अलग लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए दिखाया है। वहीं पे मिस बेसी जो है वो काफी शांत स्वभाव की है, काफी रिजर्व है, काफी पोलाइट है, मीक है और काफी ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ वो लड़की है। तो इन दोनों चीजों को कॉन्ट्रास्ट में दिखाया है। तो इस सेकंड पॉइंट में हमारे सामने ना सिर्फ हैरी की पर्सनैलिटी रिवील होती है कि वो अंदर से कैसा इंसान है, कैसा उसका नेचर है, बल्कि इसके साथ साथ बेसी की भी पर्सनैलिटी हमारे सामने रिवील होती है। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड पॉइंट, ब्रीफ हैप्पीनेस एंड एंडलेस एम्प्टीनेस। इस थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हैरी का ये जो फ्लर्टिशियस बिहेवियर था बेसी के साथ में, ये हैप्पीनेस तो लेके आता है बेसी की लाइफ में, क्योंकि वो भी अट्रैक्टेड फील करती है, लेकिन ये मोमेंट काफी ब्रीफ था। उसके बाद वो उसको छोड़ के चला जाता है और वापस से उसकी जिंदगी में वही खालीपन देखने को मिलता जो कि पहले था। वो काफी परेशान हो जाती है, उसके फादर का वही वायलेंट और अब्यूजिव नेचर, फिजिकल डिपेंडेंसी बेसी के ऊपर, कैप्टन हैगबर्ट की इमोशनल डिपेंडेंसी, इन्हीं सारी चीजों की वजह से उसकी जिंदगी में वही एक एवरलास्टिंग एम्प्टीनेस, खालीपन देखने को हमें मिलता है। सो लेट्स बिगिन। हियर हैरीज टोन चेंजेस फ्रॉम फ्लर्ट टू फ्रेंडली मैनर। अब यहाँ पे हैरी का टोन, थोड़ा सा वे ऑफ टॉकिंग जो है वो चेंज हो जाता है, वो फ्लर्टी मैनर से आ जाता है फ्रेंडली मैनर में बात करते हुए, मतलब काफी फ्रेंडली, काफी दोस्ताना तरीके से बेसी के साथ बात करना स्टार्ट करता है। He says, I am getting middling hungry, suggesting that he is hungry as he had not eaten anything since morning. वो कहता है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, और यहाँ पर जब से आया है तब से कैप्टन हैगबर्ट ने इसको अलाउ नहीं किया है घर के अंदर आने के लिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ भी नहीं लिया है। Bessie brings tea and bread. Holding it, he begins eating from it naturally. तो बेसी जो है इसके कहने से अपने घर से चाय और ब्रेड लेकर के आती है, ट्रे को होल्ड करके इसके सामने खड़ी रहती है और वो नेचुरली इसमें से उठा करके खाना स्टार्ट कर देता है। While eating, he jokes about his condition, almost as if he has become a beggar, but bitterly. तो जब वो खाना खा रहा था तो वो अपनी कंडीशन को एक्सप्रेस करता है। वो कहता है कि हालांकि मैं काफी रिच पर्सन का बेटा हूँ, मेरे फादर इतने अमीर हैं कि वो मेरे लिए, मेरे को ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा उठाते हैं, काफी ज्यादा पैसे वाले हैं, उनके पास 2-2 कॉटेजेस हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो मुझे घर में घुसने के लिए अलाउ नहीं कर रहे और वो मुझे पहचान नहीं रहे, तो आज मेरी कंडीशन ऑलमोस्ट एक भिखारी के जैसी हो गई है। लेकिन यहाँ पर वो सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसा नहीं कहता है, उसकी इन बातों के अंदर बिटरनेस दिखाई देती है, कड़वाहट दिखाई देती है, अपने फादर के लिए एक डिटैचमेंट दिखाई देता है। बेसी लिसन्स क्वाइटली एंड स्पीक्स अबाउट कैप्टन हैगबर्ट। अब हैरी जो भी बातें बेसी को बताता है वो शांति से सुनती जाती है और अब वो कैप्टन हैगबर्ट के बारे में बात करना शुरू कर देती है, क्योंकि हैरी अब कैप्टन हैगबर्ट के बारे में जानना चाहता है उससे। She tells that captain had arranged everything for Harry,
thinking that he may not run away again and his plan about Harry's marriage. यहाँ पे बेसी जो है वो हैरी को बताती है कि कैप्टन हैगबर्ड ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, सारी अरेंजमेंट्स कर रखे हैं हैरी के लिए कि जब हैरी वापस आएगा तो उसके लिए घर में ये सारा सामान, ये सारा फर्नीचर, ये सारे फ्लावर्स, फ्लावर बेडिंग्स, ये सारी चीजें उन्होंने अरेंज कर रखी है। उन्होंने ये सोचा कि मैं ये सारी चीजें पहले से ही अरेंज कर लेता हूँ ताकि मेरा बेटा यहाँ आने के बाद उसको ये सारी चीजें अरेंज करने में प्रॉब्लम ना हो और वो घर को दोबारा छोड़ के ना चला जाए। बेसी हैरी को बताती है कि कैप्टन हैगबर्ड हैरी की शादी करने का भी प्लान बना रहे हैं। उन्होंने हैरी के लिए एक लड़की भी देख रखी है, लेकिन वो यहाँ पे ये रिवील नहीं करती कि वो मिस बेसी ही है जो हैरी से शादी करने के लिए कैप्टन हैगबर्ड ने चूज करी है। नाउ ही स्टॉप्स ईटिंग सडनली बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स व्हाट शी मीन्स। अब तो खाना खा रहा था और ये सारी बातें सुनने के बाद वो अचानक से खाना खाना बंद कर देता है, क्योंकि अब हैरी को साफ साफ समझ आ रहा था कि बेसी का कहने का क्या मतलब है और कैप्टन हैगबर्ड की प्लानिंग्स क्या है। He says his father always wants things in his own way. वो कहते हैं कि मेरे फादर का यही नेचर है, स्टार्टिंग से ऐसा ही नेचर है कि उनको सारी चीजें अपने हिसाब से चाहिए। वो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। वो बस चाहते हैं कि सारी की सारी चीजें उन्हीं के हिसाब से प्लान हो, उन्हीं के हिसाब से एग्जीक्यूट हो। और मेरी लाइफ के बारे में भी उन्होंने प्लान्स बना लिए हैं। He explained his controlling nature is not something new. वो एक्सप्लेन करता है बेसी के सामने कि मेरे फादर का ऐसा कंट्रोलिंग नेचर स्टार्टिंग से है, ये कोई नई बात नहीं है। स्टार्टिंग से वो मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं। Earlier his father wanted him to become a lawyer's clerk, always deciding Harry's future according to his own wish, never asking what Harry wanted. हैरी बेसी को बताता है कि जब वो जवान था, जब वो छोटा बच्चा था और अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ में ही रहता था, तब भी उसके फादर और उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी और पापा दोनों यही चाहते थे वो किसी लॉयर के यहाँ क्लर्क बन जाए और वो किसी सी लाइफ के बारे में या समुद्र में जाने के बारे में ना सोचे। तो इस तरीके से उसके फादर हमेशा ही डिसाइड करते रहते थे हैरी का फ्यूचर अपनी विश के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। और वो कभी भी ये नहीं पूछते थे या ये नहीं जानना चाहते थे कि हैरी अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। तो उनका ये कंट्रोलिंग नेचर स्टार्टिंग से ही है। जस्ट देन कैप्टन्स वॉइस कम्स फ्रॉम हिज डार्क हाउस अपस्टेयर। जब हैरी और बेसी अपनी इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा है, इसको अपने बचपन के दिनों के बारे में बता रहा है, उसी टाइम पे कैप्टन हैगबर्ड की आवाज आती है उसके मकान से, जहां पर वो ऊपर वाले कमरे में बैठा हुआ है। He asks बेसी not to talk to the stranger. वो बेसी से कहता है कि बेसी तुमको इस अजनबी आदमी से बात नहीं करनी चाहिए। वो उसको वार्निंग देता है, जैसे कि वो उसको पहले भी वार्न कर चुका था। He says the stranger has no home, no money. वो कहता है कि इस आदमी के पास तो ना पैसे हैं ना घर है। He will make Harry marry बेसी. तो इस आदमी से बात करके, इस आदमी से शादी करके उसका कोई भी फायदा नहीं हो पाएगा। तो इससे बात करने में उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको इस आदमी से कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए। वो मेक श्योर करता है कि वो हैरी को मनाएगा ताकि वो बेसी से शादी करे। तो यहाँ पे कैप्टन हैगबर्ड जो है वो अपने एक अलग ही ट्रिप पे, अलग ही जर्नी पे चल रहे हैं। उनका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, उनको नहीं पता नीचे क्या हो रहा है, क्या बातें चल रही है। He ensures Bessie that she need not worry. If Harry will not marry her, he will cut him off with a shilling and give all his money to her. अब कैप्टन हैगबर्ड का बेसी के साथ कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू चल रहा है। वो ऊपर से अपनी खिड़की से चिल्लाकर बेसी को वार्न करता है कि वो इस अजनबी आदमी के साथ बात ना करे, उसके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, क्योंकि वो बेसी की शादी हैरी के साथ करवाएगा। वो बेसी के सामने इस बात का दावा करते हैं कि उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हैरी उसके साथ शादी करेगा। अगर हैरी उसके साथ शादी नहीं करेगा तो वो हैरी को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे, वो एक्सक्लूड कर देंगे हैरी को अपनी पूरी इनहेरिटेंस से और ये सारा का सारा पैसा फिर वो बेसी के नाम कर देंगे। आफ्टर हियरिंग दिस हैरी कुड सी थिंग्स मोर क्लियरली। अब ये सारी बातें सुनने के बाद हैरी के सामने सारा मामला और ज्यादा क्लियर हो जाता है। He understands it's Bessie with whom his father is planning to marry him. उसको ये बात साफ साफ समझ आ जाती है कि वो लड़की बेसी ही है जिसके साथ उसके फादर उसकी शादी करवाने की तैयारियां कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। He now takes her in confidence. अब वो बेसी को कॉन्फिडेंस में लेता है, उसके साथ बात करना स्टार्ट करता है, अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करता है। He asks her that he is in problem and needs help. वो बेसी को बताता है कि वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम के अंदर है और वो यहाँ पे अपने फादर से कुछ पैसा लेने के लिए ही आया था। तो अगर उसके पास कुछ पैसा है तो वो उसकी फाइनेंशियली कुछ मदद करे। She puts her hand into her pocket and takes out a half sovereign, a gold coin, and slightly gives it to him. यहाँ पे जब हैरी फाइनेंशियली कुछ हेल्प मांगता है मिस बेसी से,
क्योंकि यहाँ पर उसको पता है कि उसके फादर तो उसको हैरी के तौर पर स्वीकार नहीं करने वाले, रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले, और यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि वो अपने फादर से कुछ पैसा निकाल पाए और वापस लंदन लौट सके अपने उस फ्रेंड के पास। तो यहाँ पे वो बेसी को कॉन्फिडेंस में लेता है और उससे कुछ पैसे मांगता है। तो क्योंकि बेसी काफी मीक है, काफी शाय है, काफी पोलाइट है इनवार्डली, तो वो अपनी पॉकेट में हाथ डालती है और पैसे ढूंढने की कोशिश करती है। तो उसको हाफ सोवरेन मिलता है, एक सोने का कॉइन। ये पुरानी ओल्ड टाइम्स की करेंसी है यूरोप की। तो वो कॉइन मिलता है और वो स्लाइटली बस ये सिक्का उसको दे देती है। ही टेक्स इट एंड स्लिप्स इट इनटू हिज पॉकेट। वो ये सिक्का लेता है और इसको अपनी पॉकेट में डाल लेता है। हैरी नाउ कम्स क्लोज टू हर, लिफ्ट्स हर इनटू हिज आर्म्स, किसेस हर लाइक मैड। अब हैरी जो है, इसके जाने का टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे ये एक इंटीमेट मोमेंट स्पेंड करता है मिस बेसी के साथ। हैरी मिस बेसी के पास आता है, उसको अपनी हाथों में उठा लेता है और उसको किस करता है। बेसी फील्स कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड। बेसी यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस से भर जाती है, ऑलमोस्ट लूजिंग अवेयरनेस ऑफ एवरीथिंग अराउंड हर। और वो बिल्कुल कंट्रोल खो देती है और उसको कोई भी अवेयरनेस नहीं रहती, कोई भी जागरूकता नहीं रहती कि उसके आसपास में क्या हो रहा है, कहाँ पर वो खड़ी है, किसके साथ खड़ी है। इन सारी चीजों से वो बिल्कुल अनजान हो जाती है और इस मोमेंट में खो जाती है। इट वॉज एन इंटीमेट मोमेंट विद हर। ये हैरी का इंटीमेट मोमेंट था, क्लोज मोमेंट था बेसी के साथ में। देन हैरी वॉक्स अवे क्वाइटली। अब वो एक इंटीमेट मोमेंट, क्लोज मोमेंट बेसी के साथ स्पेंड करने के बाद हैरी वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे अपन हैरी को ब्लेम नहीं कर सकते उसके बिहेवियर के लिए, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से ही वो अवेयर करते हुए आ रहा है कि वो एक गैम्बेसिनोस की तरह है, वो एक वेंडरर है, किसी भी जगह पे काफी लंबे टाइम तक वो नहीं रुकता। वो मोमेंट स्पेंड करने के बाद वहां से निकल जाता है। बेसी रिमेन्स स्टैंडिंग देयर लिसनिंग केयरफुली टू द साउंड्स ऑफ हिज फेडिंग फुटस्टेप्स इवन अंटिल द लास्ट एको डिसअपीयर्स। लेकिन बेसी सुन होके, शौक होके वहीं पे खड़ी रहती है और ध्यान से सुनती रहती है उसके कदमों की आवाज जो कि धीरे धीरे फेड होती जा रही थी। जब तक कि वो धुंधला पड़ता हुआ साउंड लास्ट तक उसको सुनाई नहीं देता, वो वहीं पर खड़ी रहती है। नाउ शी कम्स इनटू सेंसेस एंड नाउ शी वांट्स हिम। अब वो होश में आती है, उसको आसपास के एरिया की अवेयरनेस होने लगती है, वो उस मोमेंट से बाहर निकलती है और अब वो चाहती है कि हैरी उसके पास रहे। She calls him but he had already gone. वो आवाज लगाती है, हैरी को वापस बुलाती है, लेकिन हैरी तब तक वहां से जा चुका था। She started feeling empty, lonely and afraid. अब हैरी के जाने के बाद, क्योंकि उसके साथ उसका एक मोमेंट फील किया था उसने, तो अब हैरी के जाने के बाद वो काफी ज्यादा खाली महसूस करने लगती है, अकेला और डरा हुआ सा महसूस करने लगती है। Then Captain Hagrid's sound is heard again from inside his dark room. अब हैरी के चले जाने के बाद बेसी थोड़ी इमोशनल होती है, सैड होके बाहर ही खड़ी रहती है। तभी कैप्टन हैगबर्ड की आवाज आती है उसके कॉटेज से, ऊपर वाले रूम से, जहां पे काफी अंधेरा था। He calls out Bessie and asks if the stranger had gone. वो बेसी को आवाज लगाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो अजनबी आदमी जो कि हैरी के बारे में कुछ बताना चाह रहा था, हैरी होने का क्लेम कर रहा था, क्या वो यहाँ से चला गया? बेसी गेट्स इमोशनल, begins to cry, saying she cannot hear Harry anymore. बेसी यहाँ पे इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है और वो बताती है कैप्टन हैगबर्ड को कि हाँ, अब हमें हैरी की आवाज कभी नहीं सुनाई देगी। वो स्ट्रेंजर, वो अजनबी आदमी जो हैरी होने का क्लेम कर रहा था, वो यहाँ से जा चुका है। He becomes pleased, excited, still living in his madness. तो ये बात सुनकर के कैप्टन हैगबर्ड काफी खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि कल तो मेरा बेटा आने वाला ही है। तो कल के बीच में ये जो ऑब्स्टेकल था, ये जो प्रॉब्लम थी, अजनबी आदमी जो इसको मोक कर रहा था, इसका मजाक उड़ा रहा था, वो भी यहाँ से जा चुका है और ये अभी भी अपने उस पागलपन की दुनिया में, झूठी उम्मीद की दुनिया में रह रहे हैं। He continues believing in his plans, in his son's return, in his trust of an everlasting tomorrow. A tomorrow that he keeps waiting for, which truly never comes. तो यहाँ पे कैप्टन हैगबर्ड जो है वो अभी भी इस बात में बिलीव कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ में आगे भी इस बात में बिलीव करते रहेंगे। जो भी उनके प्लान्स है अपने बेटे के रिटर्न को लेकर के, जो भी वो अरेंजमेंट्स करते हैं, वो प्लान्स करते हैं, जो भी वो प्लान्स बनाते हैं, उन सबको वो कंटिन्यू करेंगे। अभी भी उनका मानना है कि उनका बेटा वापस जरूर आएगा, वो भी कल। अभी भी उनका उस कभी खत्म ना होने वाले कल में अटूट विश्वास है। वो कल उनकी मेमोरी में बना रहेगा, एक ऐसा कल जिसका वो काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं, बट वो कल कभी भी नहीं आता। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे हमारे चैप्टर का 4th और लास्ट पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। हालांकि इस चैप्टर की एंडिंग थोड़ी ट्रेजिक रहती है। यहाँ पे ना तो हैरी की कैप्टन हैगबर्ड के साथ मीटिंग हो पाती है, ना ही कैप्टन हैगबर्ड इस बात को स्वीकार कर पाते हैं कि ये उनका रियल बेटा हैरी ही है, और ना ही हैरी की बेसी के साथ शादी हो पाती है। तो इस लेंथी चैप्टर को काफी शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वी आर जस्ट डन विद दिस चैप्टर।
So, if you find this video helpful and if you are looking for more such short and crisp content, then don't forget to share, subscribe and like our channel, The Literature Room by Sonu. We will meet you in our next video with some important questions and answers of the same chapter that will help you score good marks in your board exams. Till then, goodbye, have a nice day.